अस्सलाम वालेकुम। मैं राना नवीद हूं और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज कुछ वक्त के लिए मुझे ईरान और अमेरिका डायलॉग या उससे जुड़ी खबरों से छुट्टी दीजिए। मैं आपसे एक अलमिया डिस्कस करना चाहता हूं। व्यूअर्स और सस्ती शोहरत की तलाश में, व्यूज़ की तलाश में अपने आप को हद से गिरा लेने वाले अलमिया का जिक्र करना चाहता हूं। आज मैं चाहता हूं कि आपके साथ दिल की भड़ास निकालूं। आज मुजम्मत करें हम उन लोगों की जो पैराशूटर्स हैं, जो सहाफत जैसे मुकद्दस शोबे में ना जाने कहां से आ गए, जिनको अगर कोई अपनी जुबान में मनफियत के पेश नज़र काली भेड़ें कहे तो गलत नहीं होगा। आज तज़किरा उन लोगों का करना है जो डॉलर्स कमाने की रेस में तकरीबन पागल हो चुके हैं, जिनके पास सिर्फ एक ही लाइहा अमल है, सिर्फ एक ही लाइन ऑफ एक्शन है, और वो है कि बाय हुक और बाय क्रुक किसी भी तरह से जायज या नाजायज तरीके से, फेयर या अनफेयर मीन्स से व्यूज को काबू किया जाए, व्यूज घेरे जाएं और डॉलर्स कमाए जाएं। जी हां, आज इस वीलॉग में हम तबसरा और तज्जिया करेंगे कि इरशाद भट्टी का हाल ही में मीरा के ऊपर सवालों का हमला उनकी शख्सियत की अक्कासी करता है। क्या वो सहाफती तकाज़ों के मुताबिक पॉडकास्ट कर रहे थे? क्या उन्होंने अपनी खुददारी को एक साइड पे रखते हुए किसी को मिलायन और डीफेम करने की कोशिश की है? इरशाद भट्टी हो या रेहान तारिक, मीरा के पॉडकास्ट उन पर तनकीद का जरिया बन रहे हैं, और वो क्लिप शायद हैं भी बायसे शर्म, जिसमें इरशाद भट्टी ने अपने प्रोमो लाइन में ये लाइन लगाई कि आप जानती हैं कि संगीता का कहना है कि आप सऊद के साथ पकड़ी गई थी। इसके ऊपर मीरा जी एम्बैरस होती हैं और कहती हैं कोई और बात कीजिए। वो फिर दोहराते हैं कैप्टन नवीद कौन है, फलां कौन है, एक्स कौन है, वाई कौन है, जी कौन है। तो मीरा उस पॉडकास्ट में से एक टाइम आता है कि मारे शर्मिंदगी के वो उठ खड़ी होती हैं, जिसका दिफा इरशाद भट्टी ने कुछ यूं किया कि ये एक पेड पॉडकास्ट था और मैंने थर्ड पार्टी के ज़रिए पेमेंट की हुई थी और वो एक पब्लिक प्रॉपर्टी हैं। ऐसे सवालात अदालतों में या पब्लिक प्लेसेस पे बारहा मीरा अदाकारा से पूछे जा चुके हैं। मैंने ऐसा क्या गलत कर दिया है कि मुझे चाहने वाले, मतलब उन्होंने तनकीद करने वालों के बारे में कहा, कभी भूलते ही नहीं, मौका जाने ही नहीं देते। तो व्यूअर्स, मसला ये है कि असल में ये पेशा जो सहावत का पेशा है, ये कभी ऐसा गैर जानिबदार क्राइटेरिया पे खड़ा होता था जहां पे आमदनी या इससे जुड़ी हुई इनकम उतनी अहम नहीं थी जितनी किसी को मालूमात फराहम करना अहम थी। इतनी गिरी हुई नहीं थी कि बंदे का अल्टीमेट पर्पस एक बिजनेस इंडस्ट्री यूट्यूब के ज़रिए चलाना ही हो। और इसी वजह से ऐसे वाक़यात अब हम आए रोज़ देख रहे हैं। ये कोई एक मिसाल नहीं है। हाल ही में आपने देखा होगा रेहान तारिक का भी यही चल रहा है मामला। उन्होंने भी सेम नौयत के क्वेश्चंस किए और उनके पास्ट अफेयर्स और निजी जिंदगी में बुरी तरह से झांकने की कोशिश की, जिस पर अदाकारा मीरा ने अपना दिफा क्या करना था। उन्होंने कहा देखिए, हम अपने आप को प्रोफेशनली बेचते हैं, हमें अपने काम को बेचना है। आए, वो दुहाई देती रही कि आए मेरी फिल्म पे बात करते हैं, साइको मूवी जिसकी प्रमोशन का मामला चल रहा है, आए हम उन पे बात करते हैं। लेकिन मजाल है कि रेहान तारिक हो या इरशाद भट्टी हो, दोनों में से किसी ने उनकी सुनी हो। वो अपना ही उसमें से मंजन फरोशी कर रहे थे और ऐसी चीज़ें निकालने की कोशिश कर रहे थे जिसके साथ उन्हें व्यूज़ मिलते। एक तो ये मामला है। तो ये दो बंदों को नॉमिनेट इसलिए मैंने किया है कि ये उनका तज़किरा इस टाइम वायरल है और ख़बरों की जीनत है और ये मामला चल रहा है। वैसे इस पे मेरा एनालिसिस ये है कि व्यूज़ की दौड़, डॉलर से आने वाली इनकम,
اس سے جڑی ہوئی آپ کی ساری فریم وہ آپ سے کچھ نہ کچھ کروا دیتی ہے، اور انسان جو اپنے آپ کو ایک صحافی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے وہ ڈی ٹریک ہو جاتا ہے، کیونکہ اسے ہر حال میں وائرل ہونے کی خواہش ہوتی ہے۔ تو یہ اس میں ایک معاملہ ہے۔ آپ نے گزشتہ چند روز پہلے ہی آپ نے ایک آرٹسٹ ہیں جنہوں نے چینل 24 پہ غالباً ایک پروگرام کیا، اور ان کے ہسبینڈ نے انہوں نے ان کو شولڈر پہ اٹھایا، اور وہ کلپ بھی چند روز پہلے وائرل ہو گیا۔ وہ اچھی خاصی منجھی ہوئی اداکارہ ہیں، ان کا بڑا اپنے حوالے سے کام ہے، لیکن کیونکہ ان کی بھی خواہش، بھوک یا پیاس ویوز تھے، تو یہاں پہ یہ کامن فیکٹر آ گیا۔ یہاں پہ میں جان بوجھ کے ان کا اس شو کا یا ان کا نام نہیں لے رہا کہ وہ خاتون پہ بہت زیادہ بات ہو چکی ہے، تو جسٹ فار ریفرنس میں نے کوٹ کیا آپ کی یاد دہانی کے لیے کہ یہ تواتر کے ساتھ ایسے معاملے ہو رہے ہیں۔ اور اسی طرح سے اس سے پہلے وہی خاتون ایک اور یوٹیوبر جن کی اس ٹائم پہ شادی نئی نئی ہوئی تھی، ان کو بھی اپنے شو میں بلا کے تو ان کے ڈومیسٹک ایشوز کو ان کے ذریعے ہائی لائٹ کروایا، اور اس کی وجہ سے ان کی وہ بائٹس اور شو کے کلپس وائرل ہوئے۔ لیکن ان کی گھریلو ناچاکی میں، وہ جو مہمان تھیں یوٹیوبر، ان کی گھریلو ناچاکی میں نہ صرف اضافہ ہوا بلکہ ڈومیسٹک ایشوز بری طرح متاثر ہوئے۔ تو یہ معاملہ ہے ایک ایسی دوڑ کا جو ایک تنگ اور اندھیری گلی کی طرف دوڑ ہے۔ اس دوڑ سے ہر سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کو، سوشل میڈیا پہ کام کرنے والے کو، کسی بھی پلیٹ فارم پہ اپنے آپ کو زندہ رکھنے والے کو، چلانے والے کو، دیکھے جانے والے کو، سننے والے کو بڑا سوچ سمجھ کے یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ آخر ہمیں کیا بات کرنی ہے، کیوں بات کرنی ہے، کیا اس کا پرپز صرف میری فائنینشیل کیپیسٹی کو اپ گریڈ کرنا ہے، کیا صرف میری کمائی وہ اس سے بڑھتی ہوئی نظر آنی چاہیے، یا اس کا پرپز یہ ہے کہ مجھے اپنی بات سے کسی کو ایجوکیٹ کرنا ہے، یا انٹرٹین کرنا ہے، یا انفارم کرنا ہے۔ تو یہ جو پڑھی لکھی کتابی باتیں ہیں یہ تو ساری یوٹیوب کے ڈالرز کی نیچے دفن ہو چکی ہیں۔ اب ان سارے لیکچرز کا، بھاشنوں کا کوئی فائدہ رہا نہیں ہے، لیکن آج خیال کیا، سوچا کہ آپ کے ساتھ کیتھارسس کیا جائے، آپ کے ساتھ یہ رونا رویا جائے، یہ نوحہ پڑھا جائے کہ آخر ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ اخلاقی گراوٹ یا پستی کی بھی کوئی تو انتہا ہوتی ہوگی، کبھی تو ہم سوچتے ہوں گے کہ ہماری ڈائریکشن اصل میں ہے کیا۔ اصل میں یوٹیوبرز کی ایک مشروم گروتھ ہو رہی ہے، اور جس کی سیدھی سیدھی وجہ کہ وہ اپنے گھر کا خرچہ ان پلیٹ فارم سے چلانا چاہتے ہیں، تو اسی آڑ میں انہوں نے ایک شارٹ کٹ لیا ہے۔ وہ تھرو پراپر چینل، تھرو میڈیا سٹڈیز، تھرو جرنلسٹک پریکٹسز نہیں آتے۔ تو یہ شارٹ کٹ اصل میں ان کے لیے ایک حادثے کا باعث بنتا ہے۔ یہ حادثہ بارہا بہت سارے دیگر سوشل میڈیا جو ہے وہ صارفین نے دیکھا کہ کئی یوٹیوبرز کے ساتھ پیش آیا۔ ارشاد بھٹی کے حوالے سے دوبارہ سے بات کرتا چلوں تو ان کے اوپر اب نجی زندگی پہ یا ذاتی زندگی پہ کیا تنقید کرنی ہے، لیکن کافی سال پہلے ایک شو میں فردوس عاشق اوان صاحبہ کے ساتھ وہ بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے ان پہ کوئی جملہ کسا، تو فردوس عاشق اوان نے یہ کہا کہ ہمیں بھی پتہ ہے کہ آپ ایک ہوٹل میں ملازمت کرتے کرتے جیو کی سکرین پر 7 بجے رپورٹ کارڈ نامی پروگرام میں کیسے بیٹھے، آپ کی سفارش کس نے کی، کس نے آپ کو بٹھایا۔ اور اس کے جواب میں وہ بھڑک اٹھے۔ ارشاد بھٹی نے کہا آپ مجھ سے معافی مانگیے، اور میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ آپ مجھ پہ ذاتی نوعیت کے حملے کریں۔ تو بات یہ ہے کہ اگر ذاتی نوعیت کا حملہ کسی کو اتنا ناپسند ہے تو یہ کرائیٹیریا اور میرٹ کسی دوسرے کے لیے بھی ہونا چاہیے کہ اس کی زندگی کے اندر بھی جھانک کے نہ دیکھا جائے، کہ اس کے اوپر بھی ذاتی حملہ نہ کیا جائے۔
और इसी तरह से आपको इरशाद भट्टी साहब की एक और मिसाल देता चलूं, वो ये है कि वो ऑफ एंड ऑन वीक में एक दो रोज कामरान शाहिद साहब के शो में दुनिया टीवी पे ज़रूर तशरीफ़ लाते हैं। तो उसमें से एक प्रोग्राम हम देख रहे थे, तो उसमें उन्होंने बड़ी एडवोकेसी की बुशरा बीबी साहबा की, और ये एक बार नहीं हुआ, उन्होंने कई बार उनके हवाले में ये कहा कि ये जो इद्दत केस है ये एक ऐसा केस है जो शर्मनाक केस है, ये एक ऐसा लुग़्व केस है, और ये मुकदमा जो है टीवी पे डिस्कस होना शर्मिंदगी है। मुझे अपने आप से घिन आ रही है उन लोगों से घिन आ रही है जो इस पे बात करते हैं। मैं इस पे राय नहीं दे सकता, किसी की माँ बहन बेटी के ऊपर क्या बात की जाए, तो मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो इस तरह के वो इखलाकियात के दर्स हमें बारहा दे चुके हैं। तो कंक्लूडिंग रिमार्क्स मेरे इसके ऊपर सिर्फ ये हैं कि अगर बुशरा बीबी साहबा का इद्दत का केस इरशाद भट्टी साहब टीवी पे डिस्कस करना या सुनना पसंद नहीं करते, तो कोई भी, मैं ये आई एम नॉट कंपेयरिंग एप्पल्स विद ऑरेंजेस कि मीरा जी या बुशरा बीबी एक बराबर हैं नहीं है, ऐसी कतई तौर पे कोई बात नहीं। मैं सिर्फ कह रहा हूं कि इसमें कोई भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, इसमें कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए जिसके पेश नज़र किसी मखसूस शख्सियत को अपने व्यूज़ की खातिर टारगेट किया जाए। तो उन्होंने अगर किसी एक शख्सियत की इज़्ज़त का मुहाफ़िज़ बनना है तो उन्हें तमाम ख़वातीन की इज़्ज़त उतनी ही मलहूज़े खातिर रखनी चाहिए जितनी किसी दूसरी खातून की। तो यही इसके ऊपर कंक्लूडिंग रिमार्क हैं। बाकी रेहान तारिक साहब हो गए या दीगर लोग हो गए जो ऐसे प्रोग्राम्स या पॉडकास्ट जो है वो कर रहे हैं या करने की कोशिश कर रहे हैं, वो एक समझ लें कि एक नाकाम कोशिश है। ये धंधा कुछ अरसा तो चल सकता है, लेकिन एक टाइम आता है जब सहाफ़त अपने आप खुद ही से बिलाखिर इन सारे वाक़यात से तंग आकर, आपके व्यूज़ की भूख से तंग आकर अपने आप को जाली सहाफ़ियों से पाक करती है। शायद वो वक्त बड़ा करीब है। सहाफ़त वक्त के साथ मिलकर, वक्त से हाथ मिलाकर इंतकाम ले रही है, और ये सारे वाक़यात आपके सामने हैं, और ये वाक़यात फ़िलहाल थमेंगे नहीं। आप देखेंगे कि बहुत से ऐसे लोग एक्सपोज होंगे जो सिर्फ और सिर्फ एक ही बात पे स्ट्रेस देते हैं, जोर देते हैं कि मुझे वायरल होना है, मुझे व्यूज़ चाहिए। तो हमें आपकी मोहब्बत हमें भी चाहिए, लेकिन हम इन पे बेजा तनकीद नहीं कर रहे। इस मुद्दे का आपके साथ डिस्कस होना ज़रूरी था। कल के वीलॉग में आपको पाकिस्तान की मसालती कोशिशों, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और ईरान के मुमकिना डायलॉग के हवाले से लेटेस्ट अपडेट्स लेके हाजिर होंगे। आपको इस्लामाबाद के अंदर चलने वाली खबरों से अपडेट करेंगे, आपको बताएंगे कि वाइट हाउस का क्या कनेक्शन इस्लामाबाद के साथ इस टाइम तक चल रहा है। आप हमें देखते रहिएगा, सुनते रहिएगा, हम आपके लिए लेटेस्ट अपडेट्स लेके हाजिर होते रहेंगे। आपका हमें देखने का बहुत शुक्रिया।